बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। ये कच्चे के डाकू जो इतने बेलगाम हुए हैं, ये कौन सी अहम शख्सियत के रिश्तेदार लगते हैं, इस पर बात करनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को धमकियां मिली हैं एक बयान के बाद। ये धमकियां किसने दी हैं, इस पर भी बात करनी है। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ यानी नवाज शरीफ साहब के साहबजादे बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, इस पे बात करनी है। और डोनाल्ड लू, वही डोनाल्ड लू जिनके बारे में इमरान खान ने पूरा बयानिया बनाया उनके बयान पर या मुबैना बयान पर, वही डोनाल्ड लू कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने पाकिस्तानी इलेक्शंस पर बात की, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह के करम और आपके तावन से मसाजिद में, अल्लाह के घर में वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम से लग रहे हैं, आपके तावन से लग रहे हैं। नमाजी पानी पी रहे हैं, रोज़ादार वज़ू कर रहे हैं, रोज़ादार रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और जनाब कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो रमज़ान का राशन प्रोजेक्ट है वो धड़ाधड़ जारी और सारी है। मैं कंटिन्यूसली आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर रहा हूं और सब कुछ आपके तावन से हो रहा है। आ जाइए जनाब, ये कच्चे के डाकुओं पे मैं पहले बात करूंगा। कच्चे के डाकू किसके रिश्तेदार लगते हैं, किस अहम शख्सियत के रिश्तेदार लगते हैं। देखें, इन कच्चे के डाकुओं ने तबाही मचा दी है। अब कल की बात है कि एक उस्ताद को उन्होंने कत्ल किया है, जो उस्ताद कश्मीर में, सिंध में। वैसे तो बिलावल साहब, जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, पीपल्स पार्टी बहुत बातें करती है, लेकिन ये कच्चे के डाकू इतने बेकाबू क्यों हो गए हैं, क्या मामला क्या है। पिछले 2 माह में 200 लोगों को अगवा किया गया, 200 लोगों को। पिछले 1 साल में 400 लोगों को अगवा किया गया, 400 लोगों को। पहले तो उनका तरीका वारदात ये था कि वो कोई झांसा देते थे, कोई लड़की बन के, वो किसानों को सस्ता ट्रैक्टर लेने के लिए, कोई चमकीली गाड़ी लेने के लिए, कोई झांसा दे के उनको वहाँ बुलाते, और जब वहाँ वो जाते तो वहाँ उनको पकड़ लेते। लेकिन अब वो इतने दीदा दलेर हो गए हैं कि वही कच्चे के डाकू नेशनल हाईवे पे आके लोगों को लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, और नेशनल हाईवे से ही लोगों को अगवा कर रहे हैं। हमने देखा कुछ अरसा पहले कच्चे के डाकू जनाब पक्के पे आ गए। उन्होंने बाकायदा थाने के सामने इस तरह से फायरिंग की, दीदा दलेरी के साथ 200 डाकू आ गए। और सिंध के सेटल्ड एरिया में, सिंध के ऐसे इलाकों में जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में उन्होंने 2 बंदों को आके कत्ल किया, एक बच्ची को और एक खातून को अगवा किया। वहाँ से पूरा इलाका निकल आया, वो लाशें रख के उस बिरादरी ने एहतजाज किया, हाईवे बंद किया। फिर उसके बाद पुलिस ने उस खातून को और बच्ची को बाजियाब करवाया। इन कच्चे के डाकुओं ने वो तबाही फेरी हुई है। अब रिसेंटली अभी वो ये वीडियो दिखाने के काबिल ही नहीं है कि अभी कल परसों की बात है कि एक बेचारा वो ड्राइवर था गालिबन, उनके घर वालों से वो तावान मांग रहे थे या किसी से, तो वो कह रहे थे, वो जनाब वो हाथ बांध के वो कह रहा था कि जी मुझे, और ये ऐसी बात नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो अगवा कर रहे हैं लोगों को, और जनाब वो घर वालों से उनसे तावान मांग रहे थे। वीडियो के दौरान उसकी टांग पर उन्होंने गोली मार दी, वीडियो के दौरान, और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर। मैं हैरान हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज किधर गई हैं, मैं हैरान हूँ पाक फौज जो टीटीपी का मुकाबला कर रही है, पाक फौज जो इंडिया का मुकाबला करती है, हमारी पाक फौज, हमारे इदारे। तो ये कच्चे के डाकू जो तावान ले रहे हैं करोड़ों में, ये किस तरीके से वो करोड़ों में तावान, आखिर वो डाकू कहाँ जाते हैं, आखिर वो डाकू खरीदारी करते हैं, आखिर वो डाकू पूरे सिस्टम में एक हिस्सा हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये जो कच्चे के डाकू हैं, अब मैं लगी लिपटी नहीं रखूंगा, ये कच्चे के डाकू किसकी प्रॉक्सी खेल रहे हैं,
किस के मफादात की प्रॉक्सी खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ लड़ नहीं रहे, ये किसके मफादात की प्रॉक्सी खेल रहे हैं। ये जो भत्ता ले रहे हैं करोड़ों का, अरबों का, ये भत्ता किन किन के पास जाता है, ज़रा रियासत को इसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमारे जो इदारे हैं उनको ट्विटर पर पाबंदी से फुर्सत नहीं है, उनको बहुत सारे और कदगनों से फुर्सत नहीं है, उनको और बहुत सारे अजीब अजीब काम करने से फुर्सत नहीं है। तो ये कच्चे के डाकू का मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा था, आपने भी देखा होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गालिबन उस वक़्त वो या तो वज़ीर ख़ारजा थे या जस्ट आफ्टर वज़ीर ख़ारजा उनके, जब जैसे ही ये जो ट्रांजिशन पीरियड आया ये इलेक्शन वाला, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि कच्चे के डाकुओं के पास ये अमरीकी असला कैसे आ गया, यानी वो असला जो कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में छोड़ा वो कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच गया। तो मैं समझता हूं अगर पक्के के डाकू इतने मुनाफिक ना होते बस, तो फिर ये कच्चे के डाकू इतने बेलगाम नहीं हो सकते थे। अगर पक्के के डाकू इतना इस तरीके से आंखें बंद ना करते तो ये कच्चे के डाकू इतना बेलगाम नहीं हो सकते थे। अगर पक्के के डाकू अवाम को चूना न लगाते तो ये कच्चे के डाकू इस तरह से नहीं कर सकते थे। ये तो गजब हो गया, ये तो सितम ज़रीफ़ी है, ये तो जुल्म है। अवाम को लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कोई नेशनल हाईवे पे चल नहीं सकता। कितने ताजरों, 200 ताजरों को, कितने शहरियों को उन्होंने अगवा किया। अब मैं पुलिस के कुछ फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये नहीं है कि ये वजीरिस्तान में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, खुद अपनी पुलिस की रिपोर्ट है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सखर और लाड़काना रेंज में 81 अफराद अगवा हुए, जिनमें से 59 यानी 59 अफराद को तावान की अदायगी या दीगर ज़राए इस्तेमाल करके बाजियाब कराया गया। इन वारदातों में से 35 में अगवा के मुकदमात दर्ज किए गए, 28 के मुकदमे ही दर्ज नहीं किए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक, ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िला घोटकी में 26 अफराद को अगवा किया गया, जिनमें से 22 को बाजियाब करा लिया गया तावान दे के। 15 शहरियों को अगवा के मुकदमात दर्ज कराए गए, जबकि 11 वाक़यात के मुकदमात दर्ज ही नहीं हुए। शिकारपुर में 18 अफराद अगवा हुए, जिनमें से 12 शहरियों को अगवा होने के मुकदमात दर्ज किए गए। इस तरह कश्मीर में 37 अफराद अगवा हो चुके और सिर्फ 11 शहरियों या ताजरों को बाजियाब कराया जा सका। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगवा बराए तावान के 27 केसेस ऐसे हैं जिनका ताहाल हल नहीं किया जा सका। ज़रा आप सोचिए, आपने देखी होगी वो वीडियो, जो एक बेचारा उस्ताद, जो टीचर, जो इल्म की शमा चलाता है, वो एक बंदूक लेके अपने मोटरसाइकिल पे अपने बेटे को पीछे बिठा के, उसकी एक वीडियो वायरल हो कि मैं जान हथेली पे रख के आता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, और ये कच्चे के डाकुओं ने यहाँ पे अंधेर नगरी मचा रखी है। हमने दूसरे दिन देखा उस उस्ताद को शहीद कर दिया गया। तो किधर गए मुराद अली शाह साहब, किधर गए बिलावल साहब जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं यहाँ पर कौमी असम्बली में, किधर गए जनाब सदर पाकिस्तान साहब कि जो सिंध में भी उन्हीं की हुकूमत है, फेडरेशन में भी उन्हीं की हुकूमत है, तो किधर गए वो कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? ये भत्ते कौन ले रहा है, इस भत्ते में हिस्सेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस भत्ते में हिस्सेदार कौन है, ये आप भी सवाल उठाया करें। मैं आपके ये साथ डिस्कस करता हूँ कि वज़ीर दिफा को धमकियाँ मिल रही हैं। वज़ीर दिफा साहब ने फ़हद हुसैन साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि जनाब मैंने जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान ख़ान इनको कहा था कि इन लोगों ने तालिबान को दोबारा बसाया है, पाकिस्तान में दोबारा बसाया है, ठीक है ना। एक दफ़ा इनका कला कमा हो गया था, ये चले गए थे, दोबारा बसाया है। आपको भी याद होगा सवात के गयूर अवाम ने फिर निकल के एहतजाज किया,
फिर वो भागने पे मजबूर हुए, दोबारा इनको फिर उसके बाद वो भागने पे वहाँ से तो मजबूर हुए, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर वो वज़ीरिस्तान इधर उधर वो फाटा, ये चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ही करारदाद लेके आऊँगा कौमी असम्बली में कि जनरल बाजवा को भी बुलाया जाए, जनरल फैज़ को भी बुलाया जाए, इमरान खान को भी बुलाया जाए कौमी असम्बली में और पेश हों, यहाँ पे वो बताएं इसके बारे में तफसील बताएं कि ये किसने दोबारा बसाया है और ये ऐसा क्यों हुआ है। तो कौमी असम्बली में मैं उनको पेश करवाऊँगा। उसके बाद जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि मुझे धमकियाँ मिली हैं, मुझे उसके बाद धमकियाँ दी गई हैं कि तुमने ऐसी बात की क्यों है। ये वज़ीर दिफा हैं, तो जिस मुल्क में वज़ीर दिफा ठीक हो गया ना, का अपना दिफा मशकूक हो जाए, वो हमारा दिफा क्या करेगा या करवाएगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर दिफा को धमकियाँ मिल रही हैं कि तुमने, इसका मतलब ये, और ये धमकियाँ नहीं पता, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मैंने इनका कहा है तो मुझे धमकियाँ मिली हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा है। अब पता नहीं वो धमकियाँ इनके लोगों ने दी हैं, पता नहीं वो धमकियाँ उन्होंने खुद दी हैं, पता नहीं वो धमकियाँ खुद तालिबान ने दी हैं क्योंकि उन्हीं को बसाया था। तो ये धमकियाँ दी किसने हैं। तो वज़ीर दिफा साहब को चाहिए कि जिनके वो वहाँ पे तो अपना सेक्रेटरी दिफा से बात करें, आर्मी चीफ से बात करें और ये खोज लगाएं कि ये धमकियाँ किसने दी हैं और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्या इस बात पे राज़ी थी कि जो उनको कौमी असम्बली, मैं तो नहीं मानता कि ख्वाजा आसिफ साहब को इतने निडर और बहादुर हैं, पहले थे, ठीक हो गया ना, कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर ये बयान दे सकें कि मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को यहाँ पे कौमी असम्बली में बुलाऊँगा और वहाँ उनके ख़िलाफ़ करारदाद लाऊँगा। तो खैर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वज़ीर दिफा को धमकियाँ किसने दी हैं। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गए एमन फील्ड में, अल अज़ीज़िया में और फ्लैगशिप में, तीनों मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी हो गए। इससे कबल नवाज़ शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए, मरियम नवाज़ साहबा, कैप्टन सफदर साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब वो ज़ाहिर है जो ये एक प्रिंसिपल है, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, कि शरीक मुल्ज़मान या मुजरमान जिस केस में बरी हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब जो बाद वाले होते हैं वो डेफिनेटली उन पे वही फार्मूला लगता है और वही, और ख़ास तौर पे जो प्राइम अक्यूज़ होता है अगर वो ही बरी हो जाए या प्राइम कन्विक्ट होता है वो भी बरी हो जाए तो फिर तो को एक्यूज्ड आपको पता है शरीक मुल्ज़मान, वो तो उनको तो 2 मिनट लगने हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों को सज़ा देंगे सियासी बुग़्ज़ में, ज़ाती अनाद में, पर्सनल ग्रज में, जब लोगों को सज़ा देंगे उनकी अदम मौजूदगी में, जब लोगों को आप बुग़्ज़ नवाज़ में आपने उनके बच्चों को भी सज़ा दे दी, बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में आपने उनको सज़ा दे दी, आपने ऊपर खैर से इजाज़ुल एहसन को बिठा दिया और वो उनका हशर अब क्या हुआ वो आपने देख लिया, और वो बंदूक लेके जनाब वो जज बैठा रहा किस पर, नीचे एहतसाब अदालत के जज पर कि जी आपने, और एहतसाब अदालत के जज की वीडियो और ऑडियो दोनों मौजूद हैं, वो उन्होंने जमा भी करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ वीडियोस, और वो वीडियोस मौजूद हैं कि मुझे किसने मजबूर किया, वो सारा कुछ वो मौजूद है। इसी वजह से तो एजाजुल एहसन जूते छोड़ के भाग गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो वो अगर इस तरह की सज़ाएं देनी है, अब लोग कह रहे हैं, पीटीआई के कुछ दोस्त कह रहे हैं यूथिए, और वो कह रहे हैं कि जनाब देखें वो आए हैं अभी चंद रोज़ पहले हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, चंद मिनटों में उनकी 3 केसेस में सज़ा ख़त्म हो गई। भाई चंद मिनटों में ही होनी थी। मैं कहता हूँ अगर किसी में कोई गैरत हमीयत हो ना, अगर किसी में कोई शऊर हो, अगर इस तरह का मुल्क होता डेमोक्रेटिक इस, तो ऐसे लोगों को जिनको बाइज्जत बरी किया जाता है, आपने जितने सालों के बाद तो उनको तो तावान देना चाहिए, उनको तो हरजाना देना चाहिए। आपने उनकी पगड़ियाँ उछाली हैं, आपने उनकी इज्जत का जनाजा निकाला है, आपने उनका मीडिया ट्रायल किया है। तो अब अगर वो बरी हुए हैं तो ये एक अलग सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पर ये कोर्ट्स की,
یہ ستم ظریفی ہے، یہاں پر ہماری عدالتوں نے انہی مچائی ہے، یہاں پہ ہماری عدالتیں معذرت کے ساتھ بوٹ پالشیاں ہوئی ہیں، یہاں پر تو ہم نے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی پہ جھلا دیا ہے، اس کے بعد بڑے شان و شوکت سے آ کے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ بوٹ رکھ دیا تھا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنا دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عدالت پہ ایسے ججز پر 3 حرف ہیں کہ اگر کسی نے بوٹ رکھا اور آپ نے قانون اور آئین کے سارے تقاضے پامال کر کے اس کو تختہ دار پر جھلا دیا، اس سے بڑا ظلم ہو کیا سکتا ہے؟ کبھی آپ پہ کوئی بوٹ رکھتا ہے تو آپ پاکستان کی اسمبلی کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین کا ستیہ ناش کر دیتے ہو، کبھی آپ کو اوپر کوئی بوٹ رکھتا ہے تو آپ پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو تختہ دار پر جھلا دیتے ہو، کبھی آپ پہ کوئی بوٹ رکھتا ہے تو آپ پاکستان کے 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں خیالی تنخواہ پر فارغ کر دیتے ہو، پھر اس کے بعد انہیں اقامہ پر فارغ کرتے ہو اور نیچے جج بٹھا دیتے ہو کہ اس کو سزا دینی چاہیے، تو ان کی سزائیں پھر معاف بھی اسی طرح سے ہوں گی۔ ان سے معافی مانگنی چاہیے الٹا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس پر ابھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا یہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو پھر پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے نا کہ ان کا عدالتی قتل ہوا ہے۔ اگر فیئر ٹرائل نہیں ملا تو عدالتی قتل ہے نا، اور کیا ہے؟ یہ عدالتی قتل ملا ہے ڈونلڈ لو، یہ وہی ڈونلڈ لو ہے کہ جناب جو ابھی عمران خان صاحب نے ان کا وہ بیانیہ بنایا تھا سارا سائفر والا، اور وہ جھوٹ کا بیانیہ، اور ڈونلڈ لو پیش ہوا ابھی ریسنٹلی سینٹ کی کانگریس کی امریکی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے۔ ویسے اس نے بڑی باتیں کی کہ جناب وہ میڈیا پہ بھی پابندی تھی، یہ الیکشن سے متعلق پاکستانی الیکشن سے متعلق ڈونلڈ لو پیش ہوا، انہوں نے کہا میڈیا پہ پابندی تھی، یہ بھی تھی وہ بھی تھی، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی تھیں، ان کو فلاں فلاں کو کمپین کرنے کا بھی کوئی، خاص طور پہ اگر کمپین کی بات ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ٹھیک ہے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور ان کو بھی کمپین نہیں، ان کو بھی نہیں، ان کو بس یہ ہے وہ ہے اس طریقے سے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر کسی نے اس طرح سے وہ کیا تو بہت ساری باتیں کی ہیں کہ میڈیا پہ بھی قدغن تھی، یہ بھی قدغن تھی، وہ بھی قدغن تھی، الیکشن ریزلٹ سے متعلق بھی کچھ گڑبڑ ہوئی، کچھ یہ بھی ہوا۔ ایک جو جملہ لکھا ہے نا ڈونلڈ لو نے، ایک جو یہ جو بیان کا ایک حصہ ہے نا، اس نے یوتھیوں کے سارے بیانیے کو دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں جو یہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے، وہ کہتا ہے more than 5,000 independent observers were in the field۔ یہ پاکستانی الیکشن کے پر وہ کہتا ہے کہ 5,000 جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے، جو مشاہدہ کرنے والے تھے، وہ میدان میں تھے۔ their organization's conclusion was that جن کے تھے، مثلا کسی میڈیا کے، فلاں میڈیا ہاؤس کے، فلاں یورپی یونین کے، ادھر ادھر 5,000 انڈیپینڈنٹ آبزرور تھے، اور وہ جن کے آبزرور آئے ہوئے تھے نا، ان کی آرگنائزیشن کا نتیجہ یہ تھا، نچوڑ یہ تھا was that the conduct of election was largely competitive and orderly، کہ اوورآل جو الیکشن ہوا ہے وہ بڑا مقابلے کا ہوا ہے، بہت ہی شفاف ہوا ہے، آرڈرلی ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ while noting some irregularities in the compilation of results کی کمپائلیشن میں کچھ irregularities ہوئی ہیں، لیکن جو اوورآل الیکشن ہوا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوا ہے، بہت شفاف ہوا ہے، کمپیٹیٹیو اور آرڈرلی، یہ الفاظ ہیں ڈونلڈ لو کے۔ تو کدھر گیا بیانیہ؟ آپ نے تو پتہ نہیں ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر امریکہ میں خرچ کر دیے، آپ نے تو بڑے ڈالر خرچ کیے، آپ نے تو لابیز کو ہائر کیا، آپ نے تو یہ کیا کہ جناب فلاں لابی تو فلاں لابی ہماری فلاں سلو کروا دو، تو ہماری فلاں یہ کر دو، تو وہ کر دو۔ تو ڈونلڈ لو نے تو آپ کے سارے بیانیے کو دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھ لینا جو یوتھیا ہے
وہ اس میں سے بھی پٹھی نکال لے گا، کیونکہ یوتھیا سے پازیٹیو آپ کبھی بھی نہیں اخذ کر سکتے۔ میں اس ویڈیو لگانے سے پہلے یہ جو افطار کی لگا رہا ہوں، تو واٹر پروجیکٹس بھی ہمارے جاری و ساری ہیں، اور رمضان کا پیکج بھی جاری و ساری ہے، اور افطار ڈنر بھی غرباء کے لیے بھائی۔ یہاں تو افطار ڈنر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مہمانوں کے لیے، پتہ نہیں شہروں میں کیا کیا کیسے کیسے، اور پتہ نہیں کس کس کے رشوت کے طور پہ افطار ڈنر ہوتے ہیں۔ افطار ڈنر آپ کے دیے ہوئے جو اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں، ہم یقین کریں ایسے غرباء میں جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، یہ میں کوئی مجھے چیلنج کر دینا، ایسے لوگ کہ جن کے پاس ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بس یہ پروردگار کی مخلوق کی یہی خدمت ہے۔ لیکن اس ویڈیو لگانے سے پہلے میں ریپیٹ کر دوں کہ یوتھیا اپر چیمبر فارغ ہوگا، یوتھیا چاہے ریڑی والا ہو یا چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، برابر کا جاہل ہوگا، اور جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی، قیامت آ جائے آپ الٹے کھڑے ہو جاؤ، جتنی ورکنگ جتنی گڈ گورننس کر لو، استحکام نہیں آ سکتا۔ یہ میری 3 باتیں یاد رکھنا، یوتھیا اس میں سے بھی پٹھی نکالیں گے، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب یہ ویڈیو افطار کی دیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زی این نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام احباب کو السلام علیکم۔ آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام غرباء، مساکین اور بے سہارا افراد میں افطار ڈنر پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن روزہ کے ساتھ محنت مزدوری کر کے بھی شام کو صرف روکھی سوکھی روٹی کے علاوہ افطار کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتے، جو خوددار ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، بھوکے ہیں لیکن بھکاری نہیں، بچوں کے لیے کھانا اور بنیادی اشیاء زندگی سے محروم ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، رب کی رضا پر صابر و شاکر ہیں۔ اب ایسے افراد کو افطار کرا کر اور ان کے ساتھ کچھ وقت صرف کر کے ہمارے دلوں کو انتہائی راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے خالق و رازق و کریم اللہ، ہمارے سمیت اپنی مخلوق پر اس ماہ مبارک کے صدقے اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا رب العالمین، یا وحدہ لا شریک لہ۔ ہمارے بھائی یہ افطاری کا اہتمام کیا ظفر نقوی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے خاندان میں قبیلہ، والدین، رشتہ دار جتنے بھی اس جہان فانی سے وہ سفید ہیں، یا رب العالمین تمام بخشے۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ناظرین، اس فیوز و برکات اور رحمتوں والے مہینے میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اپنے لیے اور آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے لیے آخرت کی بہترین کمائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ ایسے کہ روزہ کے ساتھ اور خصوصاً افطار کے وقت یتیم، مساکین اور نادار افراد آپ سب کو، فاؤنڈیشن کو اور ہماری ٹیم کو جتنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، انشاءاللہ یہی دعائیں ہی ہماری قبر، حشر اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ آئیے سب مل کر غمزدہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں۔